नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। तेज सिविल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम निबंध की कक्षा डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। निबंध यानी कि हमारी निबंध की जो संडे को निबंध की क्लासेस होती है, उस निबंध के फॉर्मेट और उसका क्या स्ट्रक्चर्ड होगा उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। जो 3 निबंध आपको दिए गए हैं और उसमें पहला निबंध का जो शीर्षक था कि भारत में समावेशी विकास, चुनौतियाँ और संभावनाएँ। भारत में संभावनाएं, आगे की राह लिखा होगा वे फॉरवर्ड, यानी कि भारत में समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। तो अब इस निबंध को हमें स्टार्ट करना है, तो एक अच्छा निबंध है, टॉपिक भी बहुत अच्छा है। भारत में समावेशी विकास बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। हर एक बैठकों में या आप सम्मेलनों में इस समावेशी विकास को सुनते हैं। समावेशी विकास की अवधारणा क्या है? सबसे पहले तो अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में एक सरल और सहज तरीके से बताइए कि समावेशी विकास है क्या। तो भाई समावेशी विकास क्या है? समावेशी विकास से तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसमें आर्थिक वृद्धि का लाभ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका लाभ समाज के सभी तबकों को मिले। अब समाज में कौन कौन से ऐसे तबके हैं? सभी वर्गों को मिले, घटकों और समूहों, मसलन गरीब, महिलाएं, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, दिव्यांगों को समान रूप से पहुंचे। दिव्यांगों के साथ इसमें एक और जोड़ लीजिए, ट्रांसजेंडर। यानी कि समाज के सभी वर्गों, घटकों और समूहों को जब हम समान रूप से आर्थिक लाभ पहुंचाएंगे तभी तो समावेशी विकास होगा। समावेशी यानी कि पूरी तरीके से सामूहिक रूप से हम समाज के सभी वर्गों का विकास करेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में ये जो मैंने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी हुबहू ये लिखना है। ये अंतिम, मैंने पहले भी कहा था कि निबंध में जो लिखते हैं एक ड्राफ्ट है, एक मॉडल आंसर है। मॉडल आंसर का मतलब वो अंतिम उत्तर नहीं होता है। आप इसमें कुछ और इनोवेटिव लिख सकते हैं। आप किसी के कोट से शुरू कर सकते हैं। कोई आपको लग रहा है कि यूएनडीपी का कोई कोट है या फिर इंडिया के किसी इकोनॉमिस्ट ने कोई अच्छा सा कोट दिया हुआ है, तो आप उससे उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भारत में समावेशी विकास, चुनौतियाँ और संभावनाएं, इसकी भूमिका। अब हम आते हैं इसके कोर पॉइंट पर कि भाई आप इसमें ये भी स्टार्ट कर सकते हैं भूमिका के बाद आप इसी में संवैधानिक वैचारिक संदर्भ कुछ डाल दीजिए कि जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बात है, समानता की बात है, बंधुत्व की बात है। तो समावेशी विकास कहीं ना कहीं उससे जुड़ता है, उस चीज़ से जुड़ता है। तो उस जुड़ाव को आप वहाँ अपने संवैधानिक वैचारिक संदर्भ में इसे इंगित कीजिए। ठीक है, समसामयिक संदर्भ, कुछ कॉन्टेम्पररी कॉन्टेक्स्ट हैं आपके पास, कुछ कंटेम्पररी एग्जाम्पल हैं, तो आप उस एग्जाम्पल से भी से जोड़िए। जैसे कि खास करके यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का जो एसडीजीज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें समावेशी विकास को वैश्विक एजेंडा बनाया गया है, उसके बारे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस चीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद भारत में आर्थिक प्रगति के बावजूद, आप ये बताइए कि भारत में आर्थिक प्रगति के बावजूद सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बनी हुई हैं। आर्थिक प्रगति के बावजूद भारत जैसे देश में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं अगर बनी हुई हैं तो उसका कारण क्या है, क्यों बनी हुई है ना, उस पर भी आप लिखिए। समावेशी विकास नीति निर्माण का केंद्रीय लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन क्या भारत में सही रूप से समावेशी विकास हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो उसमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये एक मोटे तौर पर एक यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। भारत में समावेशी विकास, संभावनाएं और चुनौतियां यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, अब आप आगे जब मेन बॉडी में लिखना स्टार्ट करेंगे कि कंटेंट क्या होगा, क्या लिखना है, तो भारत में समावेशी विकास का वर्तमान परिदृश्य क्या है। अब हम देखेंगे जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है इसमें समावेशी विकास का क्या परिदृश्य है। तो उच्च जीडीपी वृद्धि बनाम असमान आय वितरण। हमारा जो जीडीपी वृद्धि है, ये उच्च जीडीपी वृद्धि के बाद असमान आय वितरण इसके बावजूद भी क्यों बना हुआ है? अभी हाल फिलहाल आर्थिक समीक्षा भी आई हुई है भारत की। और निबंध में एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप आरएस का निबंध लिख रहे हैं तो आप इसमें राजस्थान के जो पॉइंट्स हैं उसे भी जोड़िए, क्योंकि परीक्षक ये आपसे अपेक्षा करते हैं, वो भले निबंध है, आप अगर उसमें राजस्थान का कुछ 1-2 पॉइंट्स जहाँ रेलिवेंट पॉइंट अगर आप जोड़ते हैं तो वहाँ आप एडिशनल मार्क्स गेन कर सकते हैं अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा। तो आप वहाँ भी जोड़िए। राजस्थान की भी आर्थिक समीक्षा आ गया है, चैनल पे अपलोड भी है, क्लासेस भी ले रहे हैं सर लोग, तो वहाँ से जो पॉइंट्स आपको मिल रहा है समावेशी विकास का, उसे आप वहाँ डाल सकते हैं। शहरी ग्रामीण अंतर, जो शहरी और ग्रामीण जो आय है, जो उनकी जो उसमें जो अंतर है, उसका डिफरेंस है, वो बताइए। क्षेत्रीय असंतुलन भी है भाई, उत्तर के राज्य, दक्षिण के राज्य, पूरब के राज्य, पश्चिम के राज्य,
इसमें अगर हम समावेशी विकास की बात करेंगे तो भारत एक हॉलिस्टिक अप्रोच, एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उत्तर के राज्य क्यों पिछड़े हुए हैं, दक्षिण के राज्य अगर समृद्ध हैं, पूरब के राज्यों की बात करें, उत्तर पूर्व के राज्यों की बात करें, पश्चिम के राज्यों की बात करें, तो आप क्षेत्रीय असंतुलन में उसे दिखाइए। डिजिटल डिवाइड बना हुआ है, डिजिटल इंडिया के बावजूद भी एक डिजिटल डिवाइडेशन, एक डिजिटल गैप जो है वो भी बना हुआ है। शहरी स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर डिजिटल डिवाइडेशन अभी भी बना हुआ है, उसे आप जोड़िए। मानव विकास संकेतक जो स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, इसमें विषमता है। कुछ आंकड़े अगर आपके पास हैं एनएफएचएस के, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के, नीति आयोग की कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें वो बता रही हैं, तो आप इन रिपोर्ट्स को जरूर कोट कीजिए। एनएफएचएस का रिपोर्ट है, नीति आयोग का रिपोर्ट है। इससे आप जब विश्लेषण करते हैं तो निबंध में क्या होता है कि विश्लेषण तो होना ही चाहिए, विश्लेषण के साथ जब आप फैक्ट्स देंगे ना, तो इससे आपके उत्तर लेखन जो है वो क्या होगा, मजबूत होगा। अब उत्तर लेखन मजबूत होने का मतलब ये है कि आप चाहे निबंध की लेखन करें या फिर जीएस मुख्य परीक्षा की करें, तो विश्लेषण के साथ आप फैक्ट डालेंगे तो फैक्ट उस विश्लेषण को और मजबूत करता है, उसे सॉलिड करता है, रेलिवेंट बनाएगा, है ना। तो उत्तर और मजबूत होगा। विश्व आर्थिक मंच के समावेशी विकास सूचकांक में, अब ये समावेशी विकास की बात हो रही है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक सूचकांक जारी करता है जिसे कहते हैं विश्व समावेशी विकास सूचकांक। उसमें भारत 74 उभरते देशों में 62वें स्थान पर है। तो आप ये दिखाइए कि ये इंगित करता है कि भारत में समावेशी विकास की जो वर्तमान परिस्थिति है, वर्तमान परिदृश्य है, वर्तमान स्थिति है, वो क्या है। तो आप ये कंटेंट, ये जो मैंने बताया, इसको आप इस तरीके से अप्रोच में डालिए, वाकई बहुत अच्छे नंबर आपको आएंगे। ठीक है, अब इसके अगली बात करते हैं, भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता। हमने वर्तमान परिस्थिति देख लिया, भाई समावेशी विकास सूचकांक में क्या स्थिति है, क्षेत्रीय असंतुलन है, भारत की जो डिजिटल डिवाइडेशन है। अब हम उन सब मुद्दों पर चर्चा करने के बाद हम बात करेंगे कि भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता क्यों है। असमानता का समाधान, भारत में आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और जीवन स्तर में काफ़ी असमानताएं हैं, बिल्कुल असमानताएं हैं। आप मुंबई के किसी व्यक्ति के रहन सहन की तुलना छत्तीसगढ़ के एक छोटे से जिले से तो नहीं कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का कोई एक जिला है, रायपुर या कोरापुट कहीं, वहाँ तो कर नहीं सकते। तो आप ये देखिए कि बेंगलुरु में कोई व्यक्ति रह रहा है और कोई राजस्थान के भिलवाड़ा में रह रहा है, तो क्या उन दोनों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सेम है? नहीं है। तो ये यही है कि भाई काफ़ी असमानताएं हैं, शिक्षा में, आय में, स्वास्थ्य में, देखभाल में। तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं लोग, टियर 1 सिटीज़ में रह रहे हैं लोग, और जो गांव में रह रहे हैं, गांव में भी जो कस्बाई शहरों में रह रहे हैं, उनके बीच कितनी असमानताएं हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाना। अब जनजातीय समुदाय हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, पीवीटीज़ हैं, विकलांग हैं, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, उनके लिए अवसरों, वो विकास और अवसर से अभी भी वंचित हैं, है ना। मुख्य धारा के विकास से, दिव्यांग सहित समाज के बड़े वर्ग मुख्य धारा के विकास और अवसरों से वंचित है। इसको दिखाई, समावेशी विकास का एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, ये चैलेंजेस है जहां हमें काम करने की जरूरत है। सामाजिक न्याय को हम जो बार बार सोशल जस्टिस हम अखबारों में पढ़ते हैं, विभिन्न चर्चाओं में सुनते हैं कि सोशल जस्टिस, तो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। तो सामाजिक न्याय को हम बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? समावेशी विकास से ही दे सकते हैं। समावेशी विकास ही यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो, विकास के लाभों तक पहुंचाएं, निष्पक्षता को बढ़ावा मिले और सामाजिक तनाव, जो हमारा जो सामाजिक तनाव है, जो सोशल टेंशन है, वो कम हो। सोशल टेंशन कैसे कम होगा? समावेशी विकास के माध्यम से ही कम होगा। आर्थिक विकास, अब ये सामाजिक न्याय को बढ़ावा देके फिर आर्थिक विकास को बढ़ावा दीजिए। भाई भारत अपनी जनसंख्या की पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकता है। हम अब आप वहाँ इसको जोड़िए, डेमोग्राफिक डिविडेंड से जोड़िए। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो टर्म आता है, जिसे हिंदी में कहते हैं जनसांख्यिकी लाभांश। अब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड से जुड़ी, भारत की जो अपनी जनसंख्या है उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकता है, जिससे अधिक सतत और न्याय संगत आर्थिक विकास हो सकेगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, अधिक समावेशी समाज अधिक उत्पादक, कुशल और नवीन कार्यबल का निर्माण करता है। अधिक समावेशी विकास होगा, उत्पादकता उसकी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा वर्कफोर्स से काम करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो भारत आय का स्तर सुधरेगा, आय का स्तर सुधरेगा तो भारत की
अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, और भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा तो भारत की आर्थिक शक्ति मजबूत होगी। तो आप इसको इससे लिंक करके बता सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, सतत विकास भावी पीढ़ियों सहित समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए दीर्घकालिक रूप से सतत विकास के लक्ष्य के अनुरूप है। सतत विकास भी बहुत जरूरी है, आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आज हम अपने रिसोर्सेज का उतना उपयोग कर लें और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम उसी अनुपात में रिसोर्सेज को छोड़ दें कि वो उसका उपयोग कर सकते हैं। यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो आप उसके बारे में बताइए। अब कुछ चैलेंजेस जो हैं, जो मैंने बताया वही चैलेंजेस है भाई, आप उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके लिखिए, ज़्यादा सरल सहज तरीके से हो जाएगा। आर्थिक चुनौतियां हैं, बेरोजगारी है, असंगठित क्षेत्र की असुरक्षा है, जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनस्किल्ड फोर्सेस जो स्किल्ड नहीं है, जिनके पास कौशल नहीं है, गैर कौशल क्षेत्र के मतलब के लोग वो असुरक्षा फील करते हैं। आय और संपत्ति में असमानता है, जो उनका इनकम है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत ज़्यादा असमानता है। एमएसएमई क्षेत्र की सीमित क्षमता है, जो मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, उसमें सामाजिक चुनौतियां हैं। आर्थिक चुनौतियों के बाद सामाजिक चुनौतियों में जाति, लिंग, क्षेत्रीय विषमता है। अभी भी इतने आगे बढ़ने के बावजूद, इतनी तरक्की करने के बावजूद भी समाज में सामाजिक असमानताएं अभी भी व्याप्त हैं। जाति के स्तर पर, लिंग के स्तर पर भेदभाव हम देखते हैं और ये हो रहा है। महिलाओं के कम श्रम भागीदारी है, महिलाएं आगे आ रही हैं, लेकिन अभी भी जो श्रम बल में उनकी भागीदारी है वो अपेक्षानुरूप कम है। आदिवासी और सीमांत समुदायों का हाशियाकरण है। शासन एवं संस्थागत चुनौतियां हैं, शासन स्तर पर भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे योजनाओं का क्रियान्वयन अंतर है। हम योजनाएं बना तो लेते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कितना काम कर रहे हैं उस पर देखिए। योजनाएं बहुत सारी आ रही हैं, वो सांसद आदर्श ग्राम योजना कितना इम्प्लीमेंट हुआ, कितने सांसद आदर्श ग्राम हमने बना दिए अभी तक, है ना। स्वच्छता सूचकांक में भी आप देखिए। स्मार्ट सिटीज़ परियोजना, इतने स्मार्ट सिटीज़ में कितने स्मार्ट सिटीज़ बन गए हैं अभी तक, है ना। तो अगर आप इस पर देखेंगे तो शासन के स्तर पर जो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर है बहुत सारी खामियां हैं। नीति निर्माण में जमीनी स्तर की भागीदारी का अभाव है। प्रौद्योगिकी से जुड़ी चुनौतियां हैं। डिजिटलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उसके साथ चैलेंजेस भी हैं। डिजिटल साक्षरता का अभाव है भारत में। भारत में जितनी तेजी से डिजिटलाइजेशन हुआ है, उस अनुरूप लोग डिजिटल साक्षर नहीं है, और डिजिटल साक्षर न होने के कारण ही भारत में सबसे ज़्यादा डिजिटल फ्रॉड होता है। आप देखेंगे जो डिजिटल फ्रॉड हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं डिजिटल साक्षरता का अभाव है। हमारे पास स्मार्टफोन है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास सिस्टम है, लेकिन हम उसका प्रॉपर यूज़ करना नहीं जानते हैं। कब कहाँ, तो ये डिजिटल फ्रॉड की वजह से हो रहा है। तकनीकी पहुंच में असमानता, तकनीकी पहुंच भी अभी भी बहुत सारे सेक्टर एरियाज हैं जहाँ अभी इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ भी 2G 3G नेटवर्क ही चल रहा है, जबकि हम 5G और 6G के ज़माने से में चल रहे हैं। तो ये तो दिक्कत अभी है। उसके बाद समावेशी विकास की संभावनाएं क्या है। जनसांख्यिकीय लाभांश, जो मैंने बताया, डेमोग्राफिक डिविडेंड, आप इसको जोड़िए। भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभांश है, हम इस मानव संसाधन का उपयोग समावेशी विकास में कैसे कर सकते हैं। युवाओं की बड़ी आबादी, कौशल विकास से उत्पादकता बढ़ सकती है। सरकारों के साथ जो इनिशिएटिव्स चल रही है, चाहे वो भारत की सरकार हो या राजस्थान की सरकार, अगर कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है समावेशी विकास को लेकर के, कौशल विकास को लेकर के, तो आप उसे बताइए। युवाओं की बड़ी आबादी, सरकारी पहलें जो सरकारी इनिशिएटिव ले रही है, नीति आयोग की आकांक्षी जिला कार्यक्रम, डिजिटल समावेशन, डीबीटी, जनधन, आधार, स्टार्टअप और एमएसएमई को बढ़ावा, तकनीकी अवसर में डिजिटल इंडिया से सेवाओं की पहुंच, एडटेक और हेल्थटेक से मानव पूंजी सशक्तिकरण, सहयोग भी हो रहा है, केंद्र राज्य साझेदारी, स्थानीय शासन, पंचायती राज की क्या भूमिका है उसमें, उसको भी एसोसिएट कीजिए। तो एक निबंध बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन निबंध ये आपका बन जाएगा। फिर लास्ट में आप कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए कि समावेशी नीति निर्माण वंचित समूहों की भागीदारी है, जो समाज के हाशिए पर पड़े लोग हैं उनकी भागीदारी है, मानव पूंजी में निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार सृजन, श्रम प्रधान क्षेत्रों को प्रोत्साहन, डिजिटल समावेशन, अंतिम व्यक्ति तक कनेक्टिविटी, सुशासन, गवर्नेंस की बात करते हैं जो हमें, पारदर्शिता, डेटा आधारित नीति, सतत विकास, पर्यावरणीय न्याय के साथ आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण को भी जोड़िए उसके साथ। समावेशी विकास में पर्यावरण भी एक अहम मुद्दा है। तो आप इसको जोड़ते हुए जब इन सारे पॉइंट्स पर इनको इतना कनेक्शन के साथ, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ लिखेंगे, तो आप मान के चलिए कि जो निबंध है आपका 40 अंक का और 600 शब्दों में, आप यकीन मानिए कि परीक्षक विवश हो जाएंगे आपको 28 से
30 मार्क्स इसमें आ जाएगा, क्योंकि निबंध एक स्कोरिंग पेपर है और उसमें अच्छा स्कोर प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ आप यहाँ एज ले सकते हैं, अगर आपका कोई विषय कमजोर है तो निबंध ये ऐसा है। तो आप इतने डायमेंशंस को अगर लिखेंगे, कोई डायमेंशंस नहीं छूटेगा तो नंबर मिलेगा। तो ये है समावेशी विकास, संभावनाएं और चुनौतियां। समावेशी विकास मैंने बताया कि उसका कैसे ड्राफ्ट करना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है और क्या चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, और उसका लास्ट में एक भविष्योन्मुखी निष्कर्ष क्या होगा। निबंध को लिखने का तरीका यही होता है। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे निबंध पर विचार करते हैं। भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका। अब भारतीय कृषि की बात हो रही है। भारतीय कृषि का जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसमें प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है, ठीक है, दूसरा पार्ट निबंध का ये है हमारा। तो अब आप इसमें पहले ये बताइए कि भारत की जो कृषि है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए कि भारत की जो कृषि है उसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आप संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं। संक्षिप्त परिचय दीजिए। परंपरागत कृषि से आधुनिक कृषि की ओर परिवर्तन की आवश्यकता क्यों हुई? जो हम परंपरागत तरीके से खेती कर रहे थे आज़ादी के पहले और आज़ादी से लेकर के 90-95 तक, जब हरित क्रांति नहीं आई थी, और तब तक फिर ये परंपरागत कृषि से हम आधुनिक कृषि की ओर परिवर्तित हुए, आवश्यकता क्यों महसूस हुई? प्रौद्योगिकी को परिवर्तन के मुख्य साधन के रूप में स्थापित हमने किया। प्रौद्योगिकी भारतीय कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और लाभकारी बना रही है। और इसमें आप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला बात है वो भी आप यहाँ जोड़ सकते हैं। तो प्रौद्योगिकी भारतीय कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और लाभकारी बना रही है। परंपरागत कृषि लाभकारी नहीं था, कृषि के साथ प्रौद्योगिकी जुड़ा, लाभ आया। लाभ होगा, ज़्यादा लोग प्रोत्साहित होंगे खेती करने के लिए, है ना। अभी लोग अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहते हैं, कोई खेती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लाभ का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा है। लेकिन जब उसमें लाभ हो जाएगा, बेनिफिट्स होगा, तो सारे लोग जुड़ेंगे उसमें। तो आप यहाँ से इससे स्टार्ट कर सकते हैं कि भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है, ठीक है। भारतीय कृषि की पारंपरिक चुनौतियाँ। अब आप स्टार्ट कीजिए कि भारतीय कृषि की जो पारंपरिक चुनौतियाँ हैं वो चैलेंजेस क्या हैं। भाई, कम उत्पादकता, मौसम पर अत्यधिक निर्भरता, छोटे और बिखरे हुए खेत, सीमांत, सिंचाई, भंडारण और विपणन की समस्याएं, भंडारण की समस्याएं, विपणन की समस्याएं, सिंचाई की समस्याएं, किसानों की आय में अस्थिरता है, किसानों की आय बहुत अस्थिर है। किसी साल अच्छी फसल हो गई, अच्छी बारिश हो गई, मानसून अच्छा आ गया, फसल अच्छी हो गई, लाभ हो गया, फसल खराब हुई, फसल नहीं हुई, तो आय में बहुत ज़्यादा अस्थिरता है। जानकारी और तकनीकी जागरूकता की कमी, ये सब भारतीय कृषि की पारंपरिक चुनौतियों का आप उसमें उल्लेख कीजिए। फिर कृषि आधुनिकीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिकाएं, जिस पर निबंध केंद्रित है, भाई उसमें क्या है, तो उसमें क्या क्या डाल सकते हैं आप कि तकनीक के ठोस योगदान को पहले आप समझाइए कि मैकेनाइजेशन हुआ, हमने एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन किया कृषि का, तो कैसे? सबसे पहले ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, श्रम की बचत और समय पर खेती। उसके पहले क्या होता था कि खेतों में किसान खुद बैल लेके जा रहे थे और खेती करते थे, श्रम ज़्यादा खर्च होता था, समय ज़्यादा खर्च होता था, और उस तरीके से उत्पादकता हमें मिल नहीं पा रही थी। ट्रैक्टर के आने से, हार्वेस्टर के आने से, मशीनीकरण से उत्पादकता बढ़ी है, समय का बचत हुआ है और श्रम जो है वो संतुलित हुआ है। डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी, मोबाइल ऐप्स आ गए हैं, हर एक राज्य सरकारों ने निकाला, केंद्र सरकार ने भी निकाला है। मोबाइल ऐप्स के माध्यम से किसानों को पूर्वानुमान, मानसून के बारे में या मौसम के बारे में, ऑनलाइन मंडियां हैं जहां वो ई बाजार पे जहां अपनी वो फसलों को खरीद बेच सकते हैं। सटीक खेती एक हो रहा है, उदाहरण किसान कॉल सेंटर जैसी सेवाएं हो रही हैं। किसानों की कोई भी समस्याएं हैं तो उसके लिए सरकार ने 24/7 किसान कॉल सेंटर खोला हुआ है। जैव प्रौद्योगिकी और उन्नत बीज, उच्च उत्पादक और रोग प्रतिरोधी बीज, कम पानी में अधिक उपज, सिंचाई और जल प्रबंधन तकनीक, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम, जल संरक्षण में सुधार। आप ये बताइए इसमें कृषि आधुनिकीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिकाएं हैं, ये सारी भूमिकाएं आप इसमें ऐड कीजिए। अगला कि सरकारी पहल और नीतिगत सहयोग, सरकार के स्तर पर क्या पहल हो रही है, क्या उन्होंने वहाँ सहयोग किया है। तो राज्य की भूमिका क्या है, डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी जो है कैसे किसान को या कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मशीन लर्निंग, प्रधानमंत्री कुछ जो इनिशिएटिव्स है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता। इसी में फिर आप राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए जो पहल की है आप उसको भी 1-2 लाइन में यहाँ जोड़ सकते हैं, जिससे और मजबूत हो जाएगा निबंध आपका, ठीक है। प्रौद्योगिकी आधारित कृषि के लाभ क्या हैं?
सकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण कर दीजिए उसमें भाई। उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि, सबसे ज़्यादा पहले तो उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि हुई है, किसानों की आय में सुधार हुआ है, जल, उर्वरक और कीटनाशक का संतुलित उपयोग है, जोखिम में कमी, जो जोखिम था, जो रिस्क ले रहे थे, मौसम है, बाजार की जानकारी से वो अछूते रहते थे, तो प्रौद्योगिकी के आने से ये सारी चीज़ों में कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, तो ये भी है। फिर इसी को आप खाद्य प्रसंस्करण के तौर पर भी दिखा सकते हैं जोड़ के। फिर चुनौतियां और सीमाएं क्या हैं, इसके बावजूद भी कृषि में प्रौद्योगिकी की भूमिका के बाद क्या चुनौतियां हैं, सीमाएं क्या हैं। तो छोटे किसानों तक तकनीक की पहुंच नहीं पहुंच पाई है, सीमित है। मतलब जो छोटे किसान हैं, गांव के जो छोटे किसान हैं, अभी भी जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश से छोटे सुदूरवर्ती जगहों में जा रहे हैं, वहाँ उनको डिजिटल जो तकनीक है वो बहुत सीमित पहुँच है, तो वहाँ एक चैलेंजेस है। डिजिटल साक्षरता की कमी, ये बिल्कुल है। किसानों के साथ अभी किसान डिजिटल साक्षर उतने तरीके से नहीं हो पाएंगे। अगर उनको हम मशीन दे भी रहे हैं, उनको हम इक्विपमेंट्स दे भी रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। महंगी तकनीकों का खर्च, तकनीक है तो तकनीक कॉस्टली है। क्षेत्रीय असमानता है, ग्रामीण शहरी अंतर आप बता सकते हैं। तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता से पारंपरिक ज्ञान की अपेक्षा, तकनीक के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान को भी रखना है, ऐसा नहीं कि पारंपरिक ज्ञान या पारंपरिक चीज़ों को ख़त्म कर देना है। ये आपकी। उसके बाद समाधान और भविष्य की दिशा। समाधान क्या हो सकता है, सस्ती और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तकनीक। जो तकनीक हम डेवलप कर रहे हैं वो सस्ती हो और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो, कि हम जो लोकल मार्केट्स हैं, जो लोकल लोग हैं, लोकल किसान हैं, उनके अनुसार वो तकनीक यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं। अब ये जरूरी नहीं कि जो इजराइल में तकनीक काम कर रहा है, इंडिया में वही तकनीक हम हुबहू लॉन्च करें। यूएसए में जो किसान कर रहे हैं वही होगा, तकनीक होगा, लेकिन हम भारतीय किसानों के और यहाँ स्थानीय समुदायों के परिप्रेक्ष्य में, उसके कॉन्टेक्स्ट में लाके हमें देखना है चीज़ों को। किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, बीच बीच में उन्हें प्रशिक्षित करते रहें, उनसे देखते रहें, उनको ट्रेंड करते रहें इस बारे में। सरकारी निजी भागीदारी, गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। स्टार्टअप्स और एग्रीटेक नवाचार, और स्थानीय भाषा में डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म अंग्रेजी, हिंदी के अलावा जो स्थानीय भाषाएं, अगर तमिलनाडु में है तो वो तेलुगु में हो, बिहार में है तो भोजपुरी, मैथिली, मगही में हो, राजस्थान में हो तो राजस्थानी भाषाओं में हो, मारवाड़ी, रुंडाड़ी, ताकि जो स्थानीय किसान हैं वो उस स्थानीय भाषाओं से वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो ज़्यादा सहज अपने आप को कर पाए। निष्कर्ष क्या है कि निबंध को प्रभावित से समेट दीजिए आप। प्रौद्योगिकी कृषि आधुनिकीकरण का प्रमुख स्तंभ है। संतुलित और समावेशी तकनीकी विकास की आवश्यकता क्यों है, और किसान केंद्रित नीति और नवाचार से ही कृषि का सतत विकास संभव है। ठीक है, क्योंकि भारत तो वैसे भी कृषि प्रधान देश रहा है शुरुआत से ही, तो आप उसको उस तरीके से जोड़ के फिर लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए और फिर इसका एक अच्छा निष्कर्ष दे सकते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को अपने निबंध में समाहित कीजिए जो मैंने आपको ये बताया। लास्ट मिनट का निबंध, 3 निबंध था, तीसरा निबंध ये है, 2 निबंध डिस्कस कर दिया मैंने ऑलरेडी, और तीसरा निबंध है कि मेक इन इंडिया और विनिर्माण वृद्धि का भविष्य, यानी कि फ्यूचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एंड मेक इन इंडिया। फ्यूचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया के बारे में बताइए कि मेक इन इंडिया क्या है, विनिर्माण वृद्धि का भविष्य। मेक इन इंडिया के साथ विनिर्माण भविष्य कैसे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। मेक इन इंडिया, अभी तक हम मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए, मेड इन यूके कर रहे हैं, पिछले 5, 7, 8 सालों से ये परिदृश्य चेंज हुआ है, तो उस बारे में आप स्टार्ट कीजिए कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई है। अब मेक इन इंडिया है, बताइए भाई, 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई, उसके बाद से जो डेवलपमेंट हुआ है वो वही आपको इसमें बताना है, और विनिर्माण वृद्धि के साथ वो कैसे जुड़ा हुआ है। तो इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र का हब बनाना है और रोजगार सृजन को गति देना है। जैसे मैंने बताया कि भाई एप्पल का फ़ोन भी अब यहाँ इंडिया में असेंबल हो रहा है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज लग रहे हैं, अभी AI इम्पैक्ट समिट आप देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया ब्रांड होगा, उसी ब्रांड को हमें बढ़ाना है। उसके बारे में बता दीजिए कि इंट्रोडक्शन की 2014 में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ ये शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य जो था भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना है, केंद्र बनाना है, और रोजगार सृजन की गति को वृद्धि देना है, बढ़ावा देना है। ऐतिहासिक वैचारिक पृष्ठभूमि अगर है तो औद्योगिकीकरण और विकास का संबंध सबसे पहले आप बता सकते हैं। चीन, वियतनाम जैसे देशों से तुलना कर दीजिए भाई, कैसे स्टार्ट वहाँ से हुआ था। सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था से विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था की ओर शिफ्ट की जरूरत है। अभी जो सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था है उसे विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था की ओर शिफ्ट हमें करना है।
रोजगार में असंतुलन, वैल्यू चेन में भारत की स्थिति, ये सब पॉइंट इसमें आप ऐड कीजिए। ठीक है। मेक इन इंडिया उद्देश्य और उसके प्रमुख स्तंभ क्या हैं। अब इसमें सेक्टरल फोकस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जारी भी होता है, वर्ल्ड बैंक भी जारी करती है, इंडियन गवर्नमेंट जारी करती है। निवेश आकर्षण, बुनियादी ढांचा, इसके लिए बुनियादी ढांचे का क्या है, नवाचार कितना हो रहा है, और कौशल विकास, ये मेक इन इंडिया के स्तंभ हैं जिसे आप इसमें डालिए। सेक्टरल फोकस पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश आकर्षण, बुनियादी ढांचा, नवाचार और कौशल विकास। हालिया पहले और प्रगति, कुछ पहले जो 2014 के बाद जब मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ 2014 से, उसके बाद से क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में बात कीजिए, आप उसके बारे में लिखिए। मेक इन इंडिया के साथ जुड़ी नई योजनाओं को जोड़िए, समकालीन उदाहरण कुछ दे दीजिए भाई, सरकारी रिपोर्टों का हवाला दीजिए, ये सब जो रिपोर्ट्स आई हुई हैं उसके बारे में बताइए। मेक इन इंडिया को लेकर के राजस्थान सरकार ने भी कुछ इनिशिएटिव लिया है तो आप उसे भी डालिए। महत्वपूर्ण उदाहरण है जैसे PLI योजना है, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो सेक्टर में निवेश से वृद्धि, सेमीकंडक्टर मिशन चला रही है गवर्नमेंट, चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता, जो चिप निर्माण है, अभी हम चिप के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं, तो वो निर्भरता कैसे हम कम करेंगे, ख़त्म करेंगे। GST, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार, वन नेशन वन मार्केट GST पर। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। पोर्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना, इंफ्रा को हम और कैसे गति दे रहे हैं, हाईवेज वगैरह बना रहे हैं, कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं ताकि हम उस चीज़ों को पर त्वरित तौर से काम कर सकें। एक डेटा भी आया था, इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्टोरी नंबर्स, आप इस डेटा को डाल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है 8.1% ग्रोथ दिसंबर 2025 में हुआ था, वो था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 8.1%, ये हुआ विनिर्माण क्षेत्र में। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग GVA ग्रीव अगर देखें तो 7.72% से Q1 से और 9.13% Q2 में, ये फिजिकल ईयर 2026 में हुआ था, तो आप इसको भी डाल सकते हैं। ये डेटा है जो इकोनॉमिक सर्वे जो इस बार का हुआ है उससे आप वहाँ इसे डाल सकते हैं। तो इस तरह के जो मेक इन इंडिया, कौशल निर्माण, समावेशी विकास, तो इसमें आर्थिक समीक्षा और जो बजट्स में जो डेटाज आते हैं उससे आप जरूर कोट्स कीजिए, उसे बताइए, क्योंकि वो उसी से जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक बेस्ड जो निबंध हैं उसमें आप उन डेटाज को जरूर कोट कीजिए, और खास करके आर्थिक समीक्षा भी आ भी गया है राजस्थान गवर्नमेंट का भी और इंडियन गवर्नमेंट का भी। विनिर्माण वृद्धि का भविष्य क्या है, भविष्य उन्मुख दृष्टिकोण बताइए। जब भी आप बताइए तो उस भविष्योन्मुखी लक्ष्य होना चाहिए उसका। वैश्विक बदलावों से भारत को लाभ क्या हो रहा है, तकनीकी क्रांति का संदर्भ, युवा जनसंख्या, फिर यहाँ आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को जोड़िए। ये ऐसा चीज़ है कि आप सब निबंध में से बता सकते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया का एक बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र है। इंडस्ट्री 4.0, AI, रोबोटिक्स, EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इंडिया से MSMEs को बढ़ावा कैसे मिल रहा है, उसके बारे में आप जिक्र कीजिए। ठीक है। फिर प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, इसके बावजूद भी मेक इन इंडिया में चैलेंजेस तो हैं ही। चैलेंजेस क्या हैं, तो कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, संगठनात्मक समस्याएं हैं, उससे बताइए। नीति और जमीनी हकीकत का अंतर, भाई हमने कोई योजना लागू किया, योजना हमने चलाया, अब वो इम्प्लीमेंटेशन कितने स्तर से हो रहा है, उसमें क्या जो परियोजना चल रही है उसके वर्तमान में क्या हालात हैं, उसके बारे में भी तो बताना होगा। नीति और जमीनी हकीकत का अंतर क्या है, स्किल गैप है, स्किल अभी भी हमारे यहाँ बहुत स्किल्ड फोर्सेस नहीं है, उस पर बात कीजिए कि जो मेक इन इंडिया या बनाएंगे तो स्किल्ड फोर्सेस की कमी है हमारे यहाँ। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी नॉन स्किल्ड लेबर ही ज़्यादातर काम कर रहे हैं, तो उसको कैसे स्किल्ड इंडिया से जोड़ना है। लॉजिस्टिक्स का लागत बताइए। भूमि अधिग्रहण व श्रम सुधार, अभी भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ श्रम सुधार और भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर बहुत सारी अड़चने हैं, सरकार उस पर काम कर रही है लेकिन अभी भी वो अड़चन दूर नहीं हुई। R&D पर कम खर्च है, जो हम GDP का R&D पर खर्च करते हैं वो बहुत कम करते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो हमारे विकसित देश हैं और जो भारत है उसकी तुलना बताइए कि R&D पर भी हम कम खर्च कर रहे हैं, इसे भी हमें बढ़ाना होगा। पर्यावरणीय चिंताएं हैं, जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, अब कहीं न्यूक्लियर प्लांट्स लग रहा है, कहीं कोई प्लांट्स आ रहे हैं, तो वहाँ भी पर्यावरणीय चिंताएं हैं, उसको लेकर के भी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, विश्व के साथ हम कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे, उसको लेकर के भी आप इन चीज़ों को ऐड कीजिए। फिर आगे की राह क्या होगी, सुधार और समाधान, सुधारात्मक सुझाव दीजिए, बहुआयामी समाधान होना चाहिए। सरकारी निजी क्षेत्र साझेदारी, आप स्किल इंडिया 2.0, क्लस्टर आधारित मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स सुधार, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0, निर्यात उन्मुख नीति, ये बनाना होगा, ताकि उसके बाद एक कंक्लूजन की भविष्यवादी और प्रेरणादायक समापन। आत्मनिर्भर भारत विजन, SDGs इंक्लूसिव ग्रोथ से जोड़ दीजिए इसे।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसको जोड़िए इसमें, विनिर्माण से मेक इन इंडिया को। यदि मेक इन इंडिया को संरचनात्मक सुधारों, तकनीकी नवाचार और मानव संसाधन विकास के साथ जोड़ा जाए तो भारत न केवल विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में निर्णायक भूमिका निभा सकेगा। और फिर आप जोड़िए कि जो 2047 का विकसित भारत का विजन है उसको यहाँ से जोड़िए, 2047 का जो विकसित भारत का विजन है उसे हम पूरा कर सकते हैं। तो 2047 का विकसित भारत भी से जुड़ जाएगा। तो इंटरकनेक्टिव होना चाहिए, कनेक्शन जैसे होगा, चीज़ों को जोड़ने का आप हुनर सीख जाएंगे तो आप अच्छा निबंध लिख लेंगे। तो ये आज तीनों निबंध का डिस्कशन हो गया। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका जवाब आपको फिर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।